हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम बैक टू इंजीनियर बाय चांस। तो आज हमारा न्यू DIY प्रोजेक्ट है। ये अपाचे 180 है। ये शायद मेरे ख्याल से 2008-9 का मॉडल है। तो इस इंजन की जो कंडीशन है, अब इसके इंजन बिल्कुल मतलब ख़त्म है। मतलब इंजन ऑयल उठा रहा है, लीकेज काफ़ी हो रही है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से लीकेज हो रही है, यहाँ से लीकेज हो रही है, ठीक है। और बॉटम साइड से भी देखो, किक कवर की साइड से भी लीकेज हो रही है, और ये क्लच से पुश लीवर की साइड से भी लीकेज हो रही है। दूसरा इसमें क्या है, इंजन स्मोक उठा रहा है। स्मोक उठा रहा है, आपको पता क्या चलेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कार्बन डिपॉजिट है, और ये गीला गीला है। और इसका डिपॉजिट है, ये गीला गीला टाइप का, मतलब ये इंजन ऑयल कंजप्शन कर रही है। और कस्टमर का भी कहना था कि इंजन ऑयल कंजप्शन कर रही है। तो इसमें शॉपर भी बैठे हुए हैं, उनको भी रिपेयर करवाएंगे। और हैंडल तो सही है इसका, बाकी छोटे मोटे काम इसमें बहुत सारे हैं। तो उसका मेनली हम क्या करेंगे, अभी इंजन को रिवील करेंगे, तो उसकी सीरीज़ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आज आपको इसके एक बार इंजन की साउंड सुना लेते हैं कि पहले और बिफोर आफ्टर में आपको फ़र्क करते हैं। तो फर्स्ट आपको दिखाते हैं इंजन साउंड कैसा लगा है। इसमें पिस्टन की धीरे होने की आवाज़ भी आ रही है। यहाँ देखिए, कटक कटक की आवाज़ जो आ रही है, ये हेड की नहीं है, आपकी ब्लॉक में है। ब्लॉक में पिस्टन ढीला है, इसी वजह से ऑयल कंजप्शन कर रही है, क्योंकि रिंग इस वजह से घिस जाती है। अब आप एग्जॉस्ट में देखिए, धुआं देखिए। तो दोस्तों आपको मैंने सब प्रॉब्लम बता दी है, और अब इसको हम करते हैं डिसमेंटलिंग की प्रोसेस, और बाकी प्रोसेस आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या हम डायग्नोस कर रहे हैं। तो दोस्तों डिसमेंटलिंग में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंडरी सेक्शन वॉल का जो पाइप है, लीडर पाइप, इसको निकालना है। इसको क्लैम्प दबा के इसको स्लाइड पे निकाल देंगे, ये पाइप निकल जाएगा। दो चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको कार्बोरेटर के यहाँ पे क्लैम्प खोलने हैं दोनों, इससे आपका कार्बोरेटर अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके वायर निकालनी है, यहाँ से निकल जाएगी। अब उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ों में काम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्लच की वायर खोलनी है, अडेप्टर कॉइल को बाहर निकाल देना है, मेरे केस में ऐसे निकलेगा, ठीक है। बाकी इस नट को भी खोलना है, क्योंकि बाद में हेड खोलने के बाद आप उसको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत टाइट रहता है। और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको यहाँ से एक कनेक्शन, आपकी जो सेल्फ की मोटर है उसका कनेक्शन, यहाँ से दूसरा कनेक्शन खुलेगा। आपकी ये जो मेन कॉइल जा रही है, यहाँ पे इसका कनेक्शन है, ये खोलना पड़ेगा। और मैग्नेट कॉइल का जो वहाँ से तार आ रहा है आपका नीचे साइड से, वो यहाँ पे जुड़ेगा आपका इस साइड तो उसको भी डिस्कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इतने होते हैं, ये BS3 गाड़ियाँ हैं, तो इनमें ज़्यादा कनेक्शन होते नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस साइड से गियर शिफ्टर को निकालना है। उसका या आप फ्रंट कवर का स्पॉकेट कवर का ही निकालेंगे, फ्रंट स्पॉकेट निकालेंगे, ताकि चेन अलग हो जाए इंजन से। और उसके बाद आपका लास्ट में बचता है आपके चेसिस के यहाँ पे बोल्ट हैं, लगभग मेरे ख्याल से 12 mm के बोल्ट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, और एक यहाँ पे आपका होगा 12 नंबर का, यहाँ पे बोल्ट है। इसको खोलेंगे तो अभी क्लैंप दोनों निकल जाएंगे, और इंजन डिसमेंटल की हालत में हो जाएगा। फिर आपको सिंपली इंजन को उठा के साइड में रख देना है, ठीक है। तो पहले ये करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो अभी तक हमने इसके हेड कवर भी खोलना है हमने, बस बाकी हमने नट एंड बोल्ट निकाल दिए हैं इसके। और ये जो आपके एलन की के होते हैं 10 नंबर के, इसको आपको पहले खोलना होता है। मैं पहली बार बताया, ये खुले भी नहीं, इसीलिए हमने इसके लिए ब्लो टॉर्च का यूज़ करा है और WD-40 का यूज़ करा है। पहले हमने इसको गर्म करा, फिर WD-40 स्प्रे करा, फिर थोड़ा सा टैप टैप करा मैलेट हैमर से, प्लास्टिक के हैमर से, जिसको मैलेट बोलते हैं। तब जाके हमारे स्क्रू जो ये हमारे जो इसके बोल्ट्स हैं वो ढीले हुए हैं, वरना ये ख़राब हो जाते हैं अगर हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, क्योंकि खुलते नहीं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी एक नट होता है जो वो भी नहीं खुला हमारा ईजिली। यहाँ का जो नट है 10 mm का, और यहाँ पे भी होता है। यहाँ का तो ईजिली खुल गया था, पर यहाँ का नहीं खुला, तो इसको हमने खोलने के लिए सेम ये प्रोसीजर अप्लाया, WD-40 और ब्लो टॉर्च से हीट करा, तब जाके ये निकला हमारा, खुला मतलब ईजिली। क्योंकि काफ़ी पुराना इंजन है, 2009 का मॉडल है, तो जो नट है मतलब मेरे ख्याल से आज पहली बार खुल रहे होंगे, इसलिए मतलब ये जाम हो गए। तो जब भी आप कोई इंजन बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपके मिनिमम ब्लो टॉर्च होना चाहिए, और कुछ ऐसा एंटी रस्ट स्प्रे होना चाहिए। WD-40 मैंने बोला, WD-40 यूज़ करो, कोई और भी, जिससे आपको नट को गर्म कर पाओ और इजीली खोल पाओ। क्योंकि जब कभी भी आप रेस्टोरेशन करोगे या कोई पुरानी गाड़ी का रेस्टोरेशन कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है, मतलब ये कंपलसरी आपको होनी चाहिए। और नोमैटिक भी यूज़ करते हैं हम, मतलब आप नोमैटिक करो, ये पावर इम्पैक्ट टूल होता है, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। पर आप डायरेक्टली इनको ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये क्या है, नट टूट भी जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुराने नटों की क्या होता है कि आपकी टॉर्क झेलने की ताकत होती है, तो उसका जो वीक पॉइंट होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, जहाँ थ्रेड्स आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ये आपकी मजबूत होता है। अब जब ये नट आप खोलोगे और इम्पैक्ट मारोगे स्टार्टिंग में, तो ये टूटने के चांसेस होते हैं या ये टूटने के चांसेस होते हैं। मेजरली ये टूटता है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली इम्पैक्ट मारो, खुल तो जाएगा, पर कभी कभी टूट भी जाता है। तो चांसेस आप उसको ऐसे यूज़ मत करो, पहले आप हाथ से थोड़ा सा अगर ढीला कर पाते हैं तो उसको ढीला करो, तो गर्म करके करो, और उसके बाद नट को खोलो, वरना ये नट टूट जाते हैं। मेरे केस में काफ़ी हुआ है, मेरे साथ ऐसा, इसलिए हमने इसे खोल दिया है। और हेड कवर को ये आपका इस तरह से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अभी आपके रॉकर बिक रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इनको हम रख देते हैं साइड। और हेड कवर खोलने से पहले आपको टेंशनर ओपन करना है। टेंशनर इस तरह का होता है आपका। ठीक है। और टेंशनर भी इसमें किसी ने मैकेनिक ने जुगाड़ करा है, सील मतलब ऑयल रोकने के लिए। इसको खैर हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये शायद काम नहीं कर रहा है, इसलिए पुराना भी हो गया तो हम चांस नहीं दे सकते। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको, अब हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी लीकेज है, इतने सालों की। ये देखो आप डर्ट देख रहे हो, तो मैं इस तरीके दिखाता हूँ, इसके डर्ट और कंटामिनेशन देखो, इतना थिकनेस है इसमें, ये देखो। तो इतना मतलब डर्ट, मतलब यहाँ पे इसकी फेस, मतलब इसका बेस है, और इसके ऊपर इतनी मिट्टी जम गई इतने सालों में। तो इसमें काफ़ी लीकेज हो रही थी, लोगों ने बॉन्ड भी लगाया है बहुत से, मतलब ये करामात करे मैकेनिक ने, जो अपने तरीके से करते हैं वो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ढंग से क्लीन करेंगे। इसको ओपन करते हैं, हेड की वेल्व की जो भी लीकेज चेक करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इसका बॉटम जो भी है आपका पिस्टन वगैरह को भी देखेंगे। कैम शाफ्ट भी ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, तो कैम शाफ्ट में मुझे ठीक ही लग रही कंडीशन, कोई ऐसा अनइवन वेयर तो नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। तो अभी इसको खोल के देखते हैं, पहले हेड को खोलते हैं। तो ये 4 आपके 12 mm के नट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ये 4 को खोलोगे, और बाकी नीचे के 10 mm के होते हैं, मैं आपको दिखाएगा। तो इसको पहले हम खोल लेते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं।
दिया है, प्रॉपर अरेंजमेंट में उनको अलाइन कर दिया है। अब आपको एक एक करके डायग्नोस करके बताते हैं कि क्या चीज़ इसमें ख़राब है और क्या चीज़ हमें रिप्लेसमेंट करनी है। राइट साइड में ये सब बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। सीट, टैंक, एग्जॉस्ट, कार्बोरेटर, सेकेंडरी एयर सेक्शन, उसका पाइप, हाउस पाइप, फ्रंट पॉकेट का कवर, साइड कॉल, सीट और नीचे का आपका नीचे का बॉटम कवर, ठीक है। ये हमने आपके बॉडी पार्ट इस तरह से अलाइन कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारा कार्बोरेटर है, इसका इसे बोलते हैं सीवी कार्बोरेटर, ठीक है। कंटिन्यूस फ्लो या डायफ्राम वाला कार्बोरेटर बोल सकते हैं उसको, जिसमें इंजन सेक्शन करता है, उससे फ्यूल की सप्लाई करता है, ठीक है। और जो ये कार्बोरेटर है ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से घिस चुका है, ठीक है। अब देखते हैं अगर ट्यून लेता नहीं था। और कंडीशन इसकी कुछ इस तरीके से ऐसी है इतने सालों में। और इसकी यहाँ पे चोक वायर भी टूटी है, तो हमें इसको भी बदलना है और बाकी क्लीन करेंगे इसको। अगर ये ठीक हो जाता है तो सही है, वरना तो फिर हमें नया कार्बोरेटर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका है सेकेंडरी एयर सेक्शन का वेल्व, ठीक है। सेकेंडरी एयर सेक्शन वेल्व का बहुत मेजर रोल होता है आपकी इंजन की परफॉर्मेंस हैंडलिंग में, ठीक है। और जैसे आप गाड़ी हीट हो रही है या आप हिली एरिया में जा रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। और ये गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो ये वक्त के साथ ये अंदर से चोक हो जाता है, इसमें से इस तरह के कंटामिनेशन आ जाते हैं, तो इनको हमें क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो हम इसको क्लीन करेंगे। और इसी सेकेंडरी एयर सेक्शन जिसमें कनेक्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये आपके ब्लॉक में कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ओरिंग होती है, तो उसको लुब्रिकेट करके लगाना, और अगर नहीं मिल रही है तो थोड़ा बॉन्ड लगा के लगा सकते हो। तो उसको भी हम क्लीन करेंगे। इसमें मुझे अरेंजमेंट करा हुआ है पूरा आपका इंजन का, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वहाँ से हमने अरेंजमेंट चालू करा है, टेंशनर हो गया, हेड कवर हो गया, देखो कितनी कंडीशन गंदी है। और इसके ही हम रॉकर भी देखेंगे। ये रॉकर को चेक करने का तरीका है, इसको ऐसे रखिए और इसमें ऊपर नीचे की प्लेन होनी चाहिए, ऐसे वाली, ठीक है। ऊपर नीचे अप एंड फोर, बैक एंड फोर और साइड प्ले होती है इसमें, क्योंकि इसमें बीच में ऑयल चलता है, ठीक है। ऊपर नीचे की प्ले इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, नहीं है। तो हमारे रॉकर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो रॉकर को हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेंशनर को बदलेंगे, क्योंकि टेंशनर में यहाँ पे देखो ये जुगाड़ करा हुआ है, खाली इसमें एक रबड़ या वॉशर डाल के लीकेज रोकने के लिए, पर ये टिकेगा नहीं काफ़ी टाइम तक। तो हम इसको ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं, इसको चेंज करेंगे, तो जहाँ भी है। बाकी आपका इसके नट्स एंड बोल्ट हैं, इसमें 4 बोल्ट होते हैं कॉपर वॉशर वाले, तो उसको ध्यान से आप लगे, ठीक है। अब ये है आपका कैम शाफ्ट, और कैम शाफ्ट मेरे को तो लग नहीं रहा इसमें कोई अनइवन वेयर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में वेयर हो, मतलब कि इक्वली वेयर हो, तो वो तो नॉर्मल होता है इंजन में, कोई भी इंजन हो। और ये कि अनइवन वेयर मतलब यहाँ ज़्यादा है या कम है, उससे दिक्कत होती है। इसकी बेरिंग चेक करनी होती है आपको। बेरिंग में आपको इस तरह की प्ले, इधर की प्ले दिखेगी, वो नॉर्मल है, और ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए, ऐसे वाली, जैसे मैंने आप रॉकर रखा है। तो ये ठीक है दोनों। और ये आपका डीकम्प्रेसर है वाल्व है, तो डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म भी सही है इसका, ठीक है। पॉकेट हमारा जो है ये भी सही है, इसमें कुछ ऐसे दांत के निशान नहीं है कट के, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आता है हमारा हेड असेंबली, ठीक है। अब हेड को अलाइन करने के लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। ये हेड अभी मैंने क्लीन नहीं करा है, तो हम क्लीन करेंगे, कंडीशन दिखाने के लिए आपको रखा है, ठीक है। तो हेड भी हम लैपिंग करेंगे। और चेक करने का तरीका क्या है, हेड को आपको वेल्व है, पहले आपको मैं वेल्व भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे वेल्व हैं। अब वेल्व की थिकनेस देखो यहाँ पे, ये बिल्कुल पतले हो गए हैं यहाँ पे, इसकी जो स्टीम की टिप है ये पतली होगी, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। यही आप साइड एग्जॉस्ट साइड देखेंगे तो ये थोड़ा मोटा है, तो ये मतलब ये चल सकता है, पर क्या है कि इससे सेट आता है तो हम इसको बदलेंगे, क्योंकि हम इंजन को इस तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं और इस तरह से डेवलप करेंगे या बिल्ड करेंगे कि वो लॉन्गर लाइफ दे, 60-70 हज़ार किलोमीटर आराम से चले, ठीक है। और अब इसको चेक करने, सीट को चेक करने का जो होता है आपका, जो वेल्व की गाइड जो होती है, ये जिसमें वेल्व जा रहा है आपको, इसको चेक करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। इसको ऐसे रखिए और ऐसे हिलाइए, अगर इसमें साइड प्ले आ रही है हल्की सी भी तो उसको बदल दीजिए, और देखिए, ठीक है। इसमें बहुत कम सी है, पर हम इसको चांस नहीं लेंगे, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो सीटें आपकी जो वेल्व के गाइड हैं ये वक्त के साथ घिसेंगी, मतलब कि कमी तो नहीं है, कमी बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा है, तो हम दोनों गाइडों को ये रिप्लेस करवाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 2 चीज़ का और ध्यान रखना है। आपकी जो यहाँ पे इसकी वेल्व सील होती है 2, इसको रिप्लेस करना ज़्यादा महंगी नहीं होती, 70-75 रुपये की ऑरिजिनल आ रही थी, तो ये ज़रूर आ रही है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं डालोगे तो यहाँ से ऑयल आपका लीक होगा और सीधा आपके कंबशन चैम्बर में चले जाएगा और गाड़ी धुआं देने चालू हो जाएगी, तो आपको लगेगा जैसे पिस्टन खराब हो गया, पर एक्चुअली नहीं होगा। ये आपकी टाइमिंग चेन है, इसको भी हम बदलेंगे। अब मैं
टाइमिंग चेन को पता कैसे करोगे कि ये ख़राब है चाहिए, ये तो आप पता कर पाएंगे जब आपका रिपेयर मैनुअल हो। रिपेयर मैनुअल में इसकी लेंथ लिखी रहती है, इतना लेंथ है और इसकी सर्विस लिमिट क्या है, ठीक है। तो हमने जो सर्विस लिमिट के हिसाब से चेक करा था, ये हमारी फैल गई है, तो हम इसको चेंज करेंगे। और वैसे भी आप नहीं हो तो आप इसको चेंज करिए। अब आपकी है गाइडें टाइमिंग चेन की। ये गाइडें वैसे ऐसा ज़्यादा वेयर तो नहीं है, क्योंकि यार ये जो गाइड है ये बिल्कुल सही है, जो ब्लॉक में नट के थ्रू लगती है। दूसरा आपका जो है ये यहाँ पे ज़्यादा वेयर है, इसमें यहाँ पे तो नहीं है कोई, और यहाँ पे आपका ज़्यादा वेयर है, तो ये चल सकती है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपकी गैस किट है हेड सिलेंडर की, बिल्कुल ख़राब हो गई है, किसी ने रेड बॉन्ड करके यूज़ करा हुआ था। अब हेड में देखिए, आपको भी दिखेगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिखाते हैं ब्लॉक। तो ये हमारा ब्लॉक है, इसमें ऐसा कोई खरोच के निशान तो नहीं है, पर ये है कि पिस्टन इतना ढीला हो गया है कि बहुत ही ईजिली जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका पिस्टन है, और इसमें जो ओरिजिनल ब्लॉक किट लगी कंपनी से जो आती है वही ब्लॉक किट और स्टैंडर्ड साइज में पिस्टन है, ठीक है। उषा कंपनी की ब्लॉक किट इसमें लग के आती है, जो इसका वेंडर है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें आप यहाँ देखोगे तो आपको थोड़े से स्क्रैचेस के निशान दिखेंगे, ठीक है। ये हाथ से फील करने में मुझे फील हो रहे हैं। अगर वैसे आपको ऊपर से दिख रहे हैं विजुअली तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर आप फील करने में लग रहे हैं तो आपको ये दिक्कत है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनइवन ये घिसावट आ गई है प्ले की वजह से, क्रैंक की, तो ये पिस्टन इसलिए ख़राब हो गया। अब दूसरा पिस्टन क्या है, इसमें पिस्टन बहुत ही ढीला जा रहा है। अब ये देखिए, ये इतना ढीला हो जा रहा है कि ये आपका, अब ये देखिए इसमें प्ले आएगी, ये देखिए इसमें प्ले नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल यहीं आर पार हो जा रहा है, इतना ढीला हो गया है, पिस्टन आर पार हो जा रहा है, ठीक है। ये तो रही, और ये आपका पिन है, पिन में ऐसा कोई वेयर नहीं है, ठीक है। पर पिन आपका पिस्टन की जो किट आती है खाली उसके साथ आता है, तो हमें पिस्टन की किट डालेंगे, इसको 0.25 mm रीबोर को पाएंगे। ये हमारी रिंग्स है, इसमें 2 कंप्रेशन रिंग है आपकी, 1 2, और स्क्रैपर रिंग है, ऑयल स्क्रैपर रिंग, 2 ऑयल रिंग आपकी, रेल रिंग, ठीक है। तो ऑयल रिंग की वजह से ही आपका ऑयल कंबशन चैम्बर में आता है, क्योंकि उसको रोक नहीं पाती है। अब ये आपका 1 वे है, ये मैग्नेट बोलो आपको, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसको तो घुमा के लगा देंगे, बढ़िया करके लगा, ठीक है। इसमें जो की होती है वो आपके क्रैंक में लगी रहती है इसकी की, तो उसको कभी घुमाना मत, बहुत दिक्कत हो जाती है वरना, ठीक है। इसको साइड रखते हैं। सेल्फ की मोटर है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इतनी, तो इसमें बोल्ट्स होते हैं, एक वॉशर होता है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना वॉशर का, ठीक है। यहाँ पे एक ओरिंग रहती है, इस ओरिंग को भी ढंग से लुब्रिकेट करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं चलता, ठीक है। मैग्नेट आपको दिखा दिया। यह मैग्नेट के बगल में आपका जो मोटर को कनेक्ट करने के लिए 1 वे से होता है, ठीक है। तो ये पत्ती हमेशा इस तरह की जाएगी, फिर ये जाएगा, फिर ये बुझ जाएगा, और उसके उसमें ये प्रेशर आएगा, ठीक है। ये आपकी कॉइल है, कॉइल में ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पे कोई कट के निशान तो नहीं है, कोई वेयर तो नहीं है अनइवन, या तार टूटे तो नहीं है। अगर टूटेंगे तो करंट गाड़ी कभी गर्म होने पर बनाएगी, छोड़ेगी, या कम बनाएगी, या ज़्यादा बनाएगी, दोनों चीज़ हो सकती हैं। ये इसके नट्स बोर्ड हैं, हमने अलाइन करके रखेंगे। एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट में आपको ये देखना है कि यहाँ पे इसके फीट्स हैं वो ख़राब तो नहीं है, इसमें अनइवन कोई वेयर तो नहीं है, ठीक है। इस मामले में वो सही है। ये आपका ये हो गया। अब ये आपका क्लच कवर हो गया। क्लच कवर में आपकी 3 सीलें डलती हैं, ठीक है। पहली सील आपकी ये है 1, एक सील ये रही आपकी पुश लीवर की, ठीक है। और एक सील आपकी ऑयल चढ़ाने वाली सील होती है, ऑयल पंप की होती है, जो आपके हेड को ऑयल सप्लाई करती है। अब आपको क्या करना है, इसमें और चीज़ें हैं, ये इसके नट्स एंड बोल्ट्स हो गए, ब्रैकेट प्लेट होगी, टूटनी नहीं चाहिए, उसमें बेरिंग होती है, वो भी आपको देखनी है, बेरिंग टूटे ना हो। और इसकी बेरिंग ख़राब होती है तो बार बार क्लच ढीला होता है, इसमें नहीं हो रहा। और आपका क्लच हब एंड सेंटर है, हब ये सेंटर है, ठीक है। इसमें वैसे आपको दिख रहा है, पर इसमें ऐसा फील करने में कोई वेयर नहीं है, तो ये अच्छे से चल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत लॉन्गर लाइफ रहती है इनकी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। क्लच प्लेटें इसकी ख़त्म है, बिल्कुल फूकी हुई हैं,
अब क्लच प्लेट फूकने का मतलब ये है कि आपका इंजन ऑयल ख़राब होना या अनइवन ड्राइविंग होना इस वजह से होता है। मेरे केस में मुझे लगता है कि गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं इसलिए ख़राब हुई है। तो क्लच प्लेट में जो आपकी इसकी जो प्रेशर प्लेट है, मेटल प्लेट है, वो सही है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वेयर नहीं है, ठीक है। पर जो क्लच प्लेट है उनको हम बदलेंगे। हाउसिंग है, क्लच हाउसिंग है। इसमें शिकायत आ रही थी कस्टमर की, गाड़ी जो चल रही थी तो उसके गियर काफ़ी हार्ड अटक रहे थे, मतलब अटक रहे थे, चल रहे थे, मतलब हार्ड शिफ्टिंग हो रही थी। तो ये देखो आप यहाँ पे जो इसमें निशान पड़े हैं ना, यहाँ पे ये क्लच प्लेटें के पड़े हैं। इसी वजह से निशान आने के बाद क्लच आप इंगेज डिसंगेज करते हो तो ऐसे ऊपर पुश होनी चाहिए प्लेट। तो जब वो पुश नहीं हो पाएगी, यहाँ से जब पुश लेवर उसको पुश करेगा तो वो अटकेंगी तो गियर लगेंगे नहीं, हार्ड लगेंगे, इसका कारण है। तो उसको हम फाइल से, बारीक डायमंड फाइल से उसको लेवल कर देंगे और ये बिल्कुल सही यूज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ऐसे चेक करनी है कि इसकी यहाँ के अंदर जो कपलिंग रबड़ होती है इसकी, वो ख़राब ना हो, वरना उसको भी रिपेयर करवाता है, सीकेट आती है, तो वो उस मामले में ठीक है। एक वॉशर होगा बड़ा का, एक वॉशर होगा इसका और एक स्पेसर होगा इसकी। अब आपका गियर शिफ्टर की लीवर है, ये रॉड है, ठीक है। इसमें 2 वॉशर रहते हैं, फिर एक आपकी सर्कलिप लगती है, ठीक। ये सर्कलिप आपकी जब आप पल्ली बार से इस साइड ले आएंगे, इस साइड आपका फ्रंट पॉकेट होता है, वहाँ पे जब ये आएगा तब आपको दोनों वॉशर डालने हैं, फिर ये सर्कलिप लगानी है, इसको घुमाना नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये आपका ऑयल पंप है। ऑयल पंप में आपके ये सर्कलिप टाइप की होती है ये, और एक आपका पिन होती है इसमें, यहाँ पे लगी जाती है, ठीक है। और ये आपके 3 नट्स हो जाते हैं, नटों का आप ऐसा रखिए ताकि घूमे ना, ठीक है। बाकी आपकी ये ब्रैकेट प्लेट है जो आपकी क्रैंक की जो आउटपुट होती है, आउटपुट शाफ्ट होती है, जहाँ पे स्पॉकेट लगता है उस पर लगती है, तो ये उसका है, ठीक है। ये भी ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे बोल्ट से मेन क्लच का मेन चैम्बर के दोनों चैम्बर को खोलने के लिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बोल्ट्स हैं आपके। इसमें 2 1 2 3 4 आपके थोड़ा सा सिमिलर साइज़ के होंगे, एक सबसे लंबा होगा, बाकी सिमिलर साइज़ के अंदर, ठीक है। ये आपका एक गियर पोजीशन का इंडिकेशन का होता है, या न्यूट्रल स्विच होता है, ये पत्ती लगी रहती है, ये आपको बताती है अगर न्यूट्रल है गाड़ी, ये नहीं है, ठीक है, ये उसका होता है। उसको भी साफ़ करके क्लीन करके पट्टी को घुमाना नहीं आपको, बहुत छोटी पत्ती होती है, मिलती नहीं जल्दी, ठीक है। एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, तो यहाँ पे जो आपकी शाफ्ट है, प्राइमरी गियर है, ठीक है, प्राइमरी गियर आपका, प्राइमरी गियर में की होती है, इसके बीच में रखिए, इसको घुमाना नहीं आपको, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप की होती है। ये आपका एक उसके बाद में लगता है गियर छोटा सा, और एक वॉशर और फिर नट लगता है इसका। और ये नट जो होता है आपका, और जो ये नट जिससे जुड़ रहा है आपका क्लच असेंबली या हाउसिंग, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आपके टाइट होंगे, क्लॉकवाइज इसके आपके चलते खुलेंगे, ठीक है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। अब ये आपका गियर बॉक्स की असेंबली है पूरी। अब आप इंजन के हालात देखिए इस तरह से गंदा हो पड़ा है, इसमें स्लज बना हुआ है बहुत, देखिए, इसे कहते हैं स्लज, जो वक्त के साथ बनता है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि आप फ्लश यूज़ करें, आप अच्छा ऑयल यूज़ करें, सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, और 2.5 से 3 हज़ार के बीच में ऑयल रिप्लेस कराने तो आपका फ्लश कभी बनेगा नहीं, ठीक है। ये आपकी गियर शाफ्ट है। अब इसमें एक गियर ड्रम है, ये सेलेक्टर पिन है 1 2, इसमें आपका एक मेन सेलेक्टर है, एक ये है, इसमें एक पिन लगती है, ठीक है। इसमें ये आप नली जैसे दिख रहे होंगे, इसमें इसका काम होता है ऑयल स्प्रे करना आपका गियर बॉक्स में, ठीक है। ये सेलेक्टर है, ये पिन है, और इसके इसमें ये इस तरीके से काम करता है, देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये ड्रम है आपका, ये सेलेक्टर है, सिंगल सेलेक्टर। इसमें आपको ये देखना है कि ये देखिए, इसको अगर आप ऊपर लगाएंगे, पलटी मार के लगाएंगे, तो जो गहरा वाला हिस्सा है इस साइड में, जिसकी लेंथ ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, उस हिस्से को नीचे रखेंगे, जो कम है उसको ऊपर रखेंगे। और अगर आप इसको अपोजिट करके लगाएंगे, पहली बात तो ये गियर ड्रम में जो उसकी यहाँ पिन है, ये इस पर फिट बैठेगी नहीं, ठीक है। तो ये फुल प्रूफ सिस्टम की तरह यूज़ हो रहा है। दूसरा आपका क्या है, जो दूसरी तरफ आपकी सेलेक्टर है 1 और 2, ठीक है। तो पहला सेलेक्टर, दूसरा सेलेक्टर है, जो बड़ा वाला सेलेक्टर है वो ऊपर होगा, छोटा वाला सेलेक्टर नीचे होगा। सेम इसका ये है, अगर इसको आप इसको अपोजिट करके लगाएंगे तो ये ना यहाँ पे बैठेगा, ना यहाँ पे गियर सेक्टर के ड्रम में फिट बैठेगी इसकी पिन। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। ये आपकी आउटपुट शाफ्ट होगी, ये आपकी इनपुट शाफ्ट होगी। इनपुट शाफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्रैंक से पावर लेती है, और क्रैंक से पावर लेने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है ये आपके पॉकेट में आता है, ये पॉकेट शाफ्ट जिसको बोलता है। इसमें वॉशर होता है यहाँ पे, इसको ना बोलें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे हो गया। अभी आपका दूसरा क्लच के अंदर हो गया। इसमें क्या है आपका, ये आपकी किक शाफ्ट है, ये क्रैचेट बोल सकते हो। इसमें एक गियर रहता है, इसमें एक वॉशर रहता है,
तो इसमें ये मैकेनिज्म ये है इसका, जैसे ये करेगा तो ये जो दांत हैं ये इस पर अटकेंगे और किक आपकी काम करेगी, ठीक है। ये स्प्रिंग ये रही और ये आपका वो चीज़ ये रही मैकेनिज्म। इसको आपको सिंपली इसमें रख देना है। अभी हम इसको क्लीन करेंगे अच्छे से, डीप क्लीनिंग करेंगे। ये आपकी बेरिंग्स हैं, तो बता दें क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट की बेरिंग है और ये बहुत ही हार्ड हो रही है, तो इंजन में साउंड ना आना, अटकना, ये भी कारण होते हैं। ये देखिए ये कितना हार्ड चल रही है बेरिंग, ठीक है। ये एक बेरिंग यहाँ होती है और दूसरी बेरिंग ये भी आपकी इसकी। अब इसमें नंबर मिट गया शायद इसका, तो मैं इसको पता नहीं कर पा रहा हूँ नंबर क्या है, पर शायद दूसरी बेरिंग में इसमें नंबर दिया हो। तो इसमें जो नंबर दिया है मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 6207 DE करके नंबर है इसका, 6207 नंबर इसका है बेरिंग का, ठीक है। दोनों वही होंगी नंबर की, सेम होती है। इसमें कुछ गाड़ियों में अलग होती हैं, कुछ गाड़ियों में सिमिलर होती है। इसकी क्रैंक में प्ले है, ऊपर नीचे की नहीं है, और जो साइड की प्ले है ये साइड की प्ले देखिए, ये प्ले है। इससे गाड़ी चल तो जाएगी, पर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो प्ले है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी और पिस्टन फिर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इसका पिस्टन जो है ख़राब हो गया है, और कुछ कारण नहीं है, क्योंकि कस्टमर टाइम पर सर्विस करवा रहे थे, फिर भी वही दिक्कत आएगी। तो अब इसको हम खोलेंगे, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे और पूरा क्लीन करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जो ऑयल पंप है आपका ये, इसको अच्छे से क्लीन करें, डीप क्लीन करें। ऐसा नहीं कि इसको आपने खाली लगा के छोड़ दिया, आपको क्लीन करना है इसको अच्छे से, वरना दिक्कत देगा ये, क्योंकि ऑयल उठा नहीं पाएगा। ऑयल अगर लुब्रिकेशन सिस्टम ख़राब होगा किसी सिस्टम में, आईसी इंजन में या इंटरनल कंबशन इंजन या किसी भी टाइप का इंजन में, तो इंजन आपका लॉन्गर लाइफ ले नहीं सकता, इंजन वेयर आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेयर होंगे और आपका इंजन कैलेस्ट्रॉपिक फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ देखनी है। तो अब इसको हम क्लीन करते हैं। और एक और साथ आपको ये चीज़ देखनी है, जो आपकी सीट है यहाँ पे, ये सीट क्लीन होनी चाहिए। अगर ये सीट ढीली है तो क्रैंक तब भी आवाज़ करेगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे केस में तो क्रैंक बहुत हार्ड निकली थी, मतलब हमारे इसमें क्रैंक बिल्कुल सीट प्रॉपर है उसकी, बिल्कुल एक्यूरेट है, टॉनलेस के अंदर है। तो चलो इसकी दोनों बेरिंग बदलेंगे, कनेक्टिंग रॉड की किट बदलेंगे। कनेक्टिंग रॉड जो है इसके बीच में एक पिन है याली, और इसके बीच में एक बेरिंग होती है, तो इसकी किट आती है, वो बदलेंगे पूरी। दोनों मेन जर्नल बेरिंग बदलेंगे इसकी, और बाकी काम करवाते हैं। हेड का हमने गाइड है, वेल्व सील और आपकी बाकी चीज़ लैपिंग करवाएंगे, ठीक है, और पिस्टन रिपोर्ट करवाएंगे। तो चलो सीधा ब्लेड वर्क करवाते हैं इसका। तो दोस्तों हमने दोनों चैम्बर क्लीन कर दिए हैं। तो एक चैम्बर आपका ये रहा एक साइड का, और एक ये रहा आपका दूसरा चैम्बर, ठीक है। तो इस चैम्बर में आपकी क्रैंक बैठेगी, बाकी इसमें किक रैशेट लगा हुआ है, तो हमने इसको खोला नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बाकी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसमें याली बेरिंग आपकी छोटी वाली, और एक यहाँ पे नीडल बेरिंग है, ये सही कंडीशन में थी, ये ख़राब नहीं थी, हमने इनको चेंज नहीं करा है। बाकी याली मेन जनरल बेरिंग ये चेंज करी है। क्रैंक के दूसरी साइड की जो बेरिंग है एस्केप की यूज़ करी है, मेन जनरल दोनों एस्केप कंपनी की है, ठीक है। यहाँ पे जो बेरिंग लगी याली, और याली बेरिंग लगी है एक यहाँ पे, और दूसरी एक और बेरिंग लगी है आपके इस साइड में। तो मेन 4 बेरिंग हमने रिप्लेसमेंट करा है, ठीक है। और मेन जो क्रैंक की बेरिंग है वो एस्केप कंपनी के, बाकी MCB की है, क्योंकि दूसरी मिली नहीं हमें, कंपनी से भी निकली थी। अब क्या करते हैं, अब आपको आते हैं कि गियर बॉक्स की हमने जो क्लीनिंग करी वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स या किसी भी तरह का गियर बॉक्स किस तरह से काम करता है। इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन, ठीक है। एक तरह से बॉक्स टाइप नहीं है, सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में। तो जो हमारी शाफ्ट है याली, ठीक है, ये इस तरीके से लगती है। तो याली जो शाफ्ट है आपकी दिख रही होगी आपको, ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है। देखो यहाँ पे खांचा बना है, इससे पता चल रहा है कि आउटपुट शाफ्ट है, यहाँ पे स्पॉकेट लगता है, ठीक है। इसको अभी ऐसे रख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। और ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, ये इस तरीके से लगती है, इसमें आपकी क्लच हाउसिंग लगती है, ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पे। और ये आपकी सिंपली ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे बैठाएंगे तो ये कभी बैठेगी नहीं, इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में बैठाना होता है, और यहाँ पे गियर मैच हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सेलेक्टर होते हैं, ये और ये। अब आपको ये जो इसके सेलेक्टर हैं, सेलेक्टर कहाँ पे बैठेंगे सबसे, हाँ मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखी है, लोगों को दिखाते नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खांचा, इसके बीच में जो कैविटी है एक, ये 2, तो यहाँ पे इस तरह की कैविटी खाली 2 है इस शाफ्ट में। तो यहाँ पे 2 जो इसके सेलेक्टर हैं, ये 2 सेलेक्टर यहीं पे लगेंगे। आपको इससे ये पता चलेगा, ठीक है। दूसरे का इसमें एक ही जगह ऐसी कैविटी दी हुई है, तो यहाँ पे एक सिलेक्टर लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सेलेक्टर लगने कहाँ है, अगर आप कभी भी इंजन रीबिल्ड DIY कर रहे हैं तो। इसको बोलते हैं सेलेक्टर ड्रम या आपका गियर बॉक्स का ड्रम।
वैसे इसको सिलेक्टर डमी बोलते हैं। इसमें स्टार होता है, इसमें एक आपका एलन की स्क्रू होता है आपका छोटा सा, ठीक है। तो इसमें 3 खांचे दिए हुए हैं। तो जो ये वाले सिलेक्टर हैं आपके, पहला यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, जो आपका आउटपुट शाफ्ट का है, और जो इनपुट शाफ्ट का है ये है, वो आपका बीच में लगेगा, ठीक है। और अगर आप इसको बैठाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ये है कि अगर आप इसको उल्टा बैठाएंगे, पहली बात इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो ये जो आपका ड्रम की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगा, तो हमेशा बैठेगा कहाँ, ऐसे ही। दूसरा आपको क्या जानना है कि जो ये आपका ये है नंबर, ये नीचे रहेगा, और ये इसके जो यहाँ पे कैविटी दी है ये हमेशा ऊपर की साइड रहेगी, ठीक है। सेम आपका फंक्शन इसमें भी है ऐसा, इस तरह का कि इसमें जो खांचा है ऐसे ऐसे बैठेगा आपका, ठीक है। इसमें नीचे नाम लिखे हुए हैं, तो नाम नेमिंग वाली चीज़ नीचे आएंगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये खांचा आपका कहाँ का है और किस पे लगेगा, ठीक है। किक रैचेट का, और बाकी ये किक रैचेट की असेंबली है, किक रैचेट के ऊपर लगती है, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे वॉशर लग जाता है, ठीक है आपका। बाकी ये जो बेरिंग लगती है इसके इस साइड पे लगी है आपकी बेरिंग क्लच कवर में, तो उसी में आपके ये पंच हो जाता है, ठीक है, ये उसके लिए। बाकी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया सबको। इसके यहाँ पे छेद होता है, उसको भी अच्छे से क्लीन करें एयर से। अब हम करते हैं इसकी असेंबली, और क्रैंक को भी हमने पूरा बैलेंस करवा दिया है। इसकी कनेक्टिंग रॉड की किट हमने चेंज कराई है। कनेक्टिंग रॉड की किट कैसे पता चलेगी आपको, चेंज कराइए कि ये कनेक्टिंग रॉड है, इसमें पिन है, इसकी अंदर एक निडल बेरिंग होती है वो चेंज कराई है, और क्रैंक की बैलेंसिंग करवाई है, ठीक है। और ये नई बेरिंग है, ठीक है। और ये जो गेयर एक ये ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी, वैसे कभी ख़राब हो तो ये अलग से मिल जाता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी थ्रेड्स दोनों ठीक हैं। इसकी जो की है हमने संभाल के रखी है, इसको घुमाना नहीं है। ये किसी क्रैंक में हार्ड रहती है, निकलती नहीं, किसी में हार्ड नहीं रहती है, तो ये निकल जाती है, तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। बाकी क्रैंक हमारी असेंबल होगी, बैलेंस होगी। अब इनको प्रॉपर असेंबल करते हैं, बेरिंग को अपने क्लच कवर का रैप करते हैं और गियर बॉक्स को असेंबल कर देते हैं। गियर बॉक्स असेंबल कर दिया है। बाकी छोटी मोटी एक्सेसरीज उसकी असेंबल कर दी हैं। यहाँ पे इसकी सील्स वगैरह भी असेंबल कर दी हैं, ठीक है। तो अब बाकी का काम जो है उसको असेंबल करना चालू करते हैं। बाकी जो एक्सेसरीज है, क्लच हाउसिंग वगैरह जो है आपकी, और आपका ऑयल पम्प जो है, और इस तरफ से मैग्नेट वगैरह, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो उसमें पिस्टन निकला था, स्टैंडर्ड साइज निकला था, पर काफ़ी ढीला हो गया था पिस्टन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लिप में। तो हमने इसमें 0.25 mm का ऊषा का जेन्युइन पिस्टन यूज़ कर रहे हैं। ऊषा आपको कहाँ पता चलेगा कि ऊषा का है नहीं है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊषा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इन मतलब डेट। बाकी इसका डिब्बा ये रहा ऊषा का, ठीक है। इसके साथ आपकी रिंग्स आती हैं, और आपकी लॉक्स आते हैं, और एक आपकी पिन आती है साइड में जो है, ठीक है। तो हमने इसको करवा दिया है। इसमें क्रॉस बोरिंग करवाई है हमने, नॉर्मल बोरिंग नहीं कराते, क्रॉस बोरिंग करवाई है। अब इसको हम क्लीन करते हैं। ऑयलिंग का गैप आपका 0.20 से लेके 0.30 या 25 के आसपास रखोगे तो सही रहेगा। वैसे तो आप 40-15 रखोगे तो सही रहता है नई गाड़ी के लिए। बिल्कुल अगर गैप खत्म हो जाएगा तब भी पिस्टन धुआ दे जाएगा या इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि रिंग को एक्सपेंड करने के लिए कंबशन के टाइम पे जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो उसको उस गैप नहीं मिलता, तो एक्सपेंडिचर और फिर सिंक करने के लिए उसको गैप चाहिए होता है। उसी के लिए इसमें क्लियरेंस दी जाती है, जिसको बोलते हैं पिस्टन रिंग एंड गैप, ठीक है। तो वो हम मेंटेन करना है हमने। जितना अच्छे से आप इसको पिस्टन रिंग का एंड गैप मेंटेन करेंगे लेथ वर्क के बाद, उतने अच्छे से आपकी इंजन की लाइफ होगी या पिस्टन की लाइफ होगी। आप थोड़ा ढीला कर देंगे सर्विस लिमिट के अंदर तो आपका पिस्टन हीट कम करेगा और पहाड़ में आपका काफ़ी स्मूथली चलेगा। ज़्यादा रमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंजन ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। अगर आपको लॉन्गर लाइफ चाहिए तो आपको इंजन ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका गैप हम थोड़ा सा कम रखेंगे। तो ये बात है इसकी। तो दोस्तों ये रहा हमारा हेड, तो हमने इसको लेथ वर्क करवा दिया, इसमें लैपिंग करवा दी, न्यू वेल्व्स हमने लगवा दिए, ऊषा कंपनी के यूज़ करें हमने जेन्युइन, ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, इनटेक पोर्ट है आपका। यहाँ पे हमने दोनों गाइडें भी चेंज कराई हैं।
की, क्योंकि गाइडें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ रही थी इस वजह से। और बाकी इसी क्लीनिंग व्लीनिंग करवाई है हमने अच्छे से, और इसमें हम फेसिंग करेंगे दोबारा अच्छे से सैंड पेपर की मदद से, ताकि इसमें बिल्कुल गैस के अच्छे से सील करे, और लॉन्गर लाइफ के लिए इसमें ऐसा नहीं कि कोई गैसेस लीक होने लग जाए कंबशन चैम्बर से। जहाँ वैक्यूम लीक हुआ वहाँ इंजन की पावर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेड, और अब करते हैं इन दोनों को क्लीन, इनको प्रेप। अब करते हैं हेड की असेंबली। दोस्तों हमने मैग्नेट साइड और क्लच साइड पूरा असेंबल कर दिया है, और अब हमारा बचा हेड इन ब्लॉक, तो उसको असेंबल करते हैं और फिर आगे मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों हमने इंजन पूरा असेंबल कर दिया है और कुछ चीज़ें जो ख़राब थी हमने वो भी बदल दी हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। बाकी पूरा इंजन ढंग से असेंबल हो गया है। इसमें भी हमने इंजन ऑयल नहीं डाला है, इंजन चेसिस में लगाने के बाद ऑयल डालेंगे, फिर इसको प्राइम करेंगे, ठीक है। तो अब सीधा चेसिस में इंजन को असेंबल करते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा इंजन असेंबल कर दिया है और चेसिस में लगा दिया है। तो हम डाल रहे हैं मोबिल का 10W40 सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो दोस्तों इंजन हमने रिबिल्ड कर दिया है, पूरा सब कुछ असेंबल कर दिया है। अब उसके बाद एक क्रूशियल पार्ट होता है एग्जॉस्ट सिस्टम का, ठीक है। तो ये हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है पूरा। एग्जॉस्ट सिस्टम की सफाई करना भी काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है आपके इंजन में, क्योंकि अगर इसमें पहले का जो इंजन ऑयल जमा हुआ है और जाली को चोक करा हुआ है उसने, तो उससे क्या होगा कि इंजन में अननेसेसरी बैक प्रेशर क्रिएट होगा। उससे क्या होगा, पिस्टन में लोड पड़ेगा और इंजन दोबारा वेयर आउट हो सकता है, पिस्टन दोबारा खराब हो सकता है। दूसरा कॉज ये है कि अगर धुआं दे रहा है पहले का आपका जो इंजन धुआं दे रहा है, तो जालियों में इंजन ऑयल फंसा होगा, ठीक है। तो स्मोक उठाएगी गाड़ी। अब इंजन बिल्ड होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में अभी इंजन ऑयल उठा रही नहीं उठा रही गाड़ी बिल्ड होने के बाद, ना मैकेनिक को पता चल पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आप इसको साफ कर दिए डीजल डाल के बढ़िया करके, या फिर प्रेशर वॉश में क्लीन करा दिए जितना मैक्सिमम हो पाएगा। उससे क्या है कि स्मूथ फ्लो होगा हवा का, और दूसरा क्या है कि इंजन में बैक प्रेशर कम बनेगा, इंजन हीट कम होगा। हीटिंग ये आपका इंजन का सबसे ज़्यादा एनिमी है, ठीक है, खासकर गर्मियों के टाइम पे। तो इसको क्लीन करते हैं। जितना अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम उतना अच्छा गाड़ी का थ्रॉटल पावर और आपकी टॉर्क अच्छा निकलेगा गाड़ी का, मतलब हिल में जो परफॉर्मेंस होती है इंजन की अच्छी आती है, ठीक है। दूसरा एक एस्थेटिक उसमें ये बताऊँ कि अगर आप कंपनी से जब नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको एग्जॉस्ट में खाली स्मेल आती है पेट्रोल की फूकने की, और इसमें क्या आएगी, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आपको इंजन ऑयल की स्मोक जैसी स्मेल आएगी, जैसे इंजन ऑयल फूक रहा है। वो इंजन से नहीं फूक रहा है, पर वो जाली जो अंदर जो आपका इंजन ऑयल पहले का फंसा है वो फूकता है, ठीक है। तो हम जितना हो सके उसको क्लीन करते हैं प्रेशर वॉशर से। हमने इसमें डीजल डाल दिया था और अब इसको क्लीन करते हैं बढ़िया करके प्रेशर वॉशर से।
बंद कर दिया है साइलेंसर को छोड़ के। साइलेंसर हमने सूखने का रखा पीछे, इसको क्लीन करा था और अब इसकी करते सीधा वॉशिंग। तो फाइनली हमारा जो DIY प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, सामने आपको दिख रहा है। इसमें मेनली इंजन में ज़्यादा काम हुआ है, ब्रेक सिस्टम में काम हुआ है, बहुत चीज़ों में काम हुआ है। तो मेरे पास का एक प्रॉपर बिल है और मैकेनिक की तरह नहीं कि जो कुछ भी लिख दिया इंजन बिल चार्ज उसमें सब उसको सब डिवाइड नहीं करा कि क्या चीज़ है क्या बदली है। तो ये बिल है आपके हमारे पास प्रॉपर। इसमें जैसे लिखा है वेल 515 रुपये, वेल सील 45, बेरिंग 2400 रुपये की वेल, इस बेरिंग से ऐसे पे करा कि पिस्टन ऊँचा यूज़ करा है, एयर फिल्टर इंजन और ऐसे। दूसरा ये आपका कैलिबर की फ्रंट एयर की जो रबर्स होती है वो चेंज करिए, टिक्स ऑयल चेंज करा है, लीवर हो गया, रबड़ हो गया, आपका एग्जॉस्ट एलन की बोल्ट ये भी सब चेंज करें। ठीक है, एलन की ये बोल्ट भी हमने 8.8 हार्डनेस के यूज़ करें, पाम कंपनी के ओरिजिनल। आज तक किसी ने यूँ तो मैं आपको बताया नहीं हो कि हार्डनेस भी होती है। ओरिजिनल बोल्ट की हमेशा हार्डनेस होती है, उसमें स्टैंपिंग होती है। हार्डनेस बोल्ट यूज़ करेंगे तभी वो टिकेगा, वरना टूट जाएगा। अब ये तो वर्ड अलग टॉपिक है। अब आपको बताते हैं कि ये जो बिल है हम ये क्यों बनाते हैं प्रॉपर लेबल करके, कि कस्टमर को पता लगे उन्होंने कहाँ पे क्या पैसा लगाया, वो कैलकुलेट करेंगे, समझ पाएँ कि क्या चीज़ क्या है, और वो अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट है बिल्कुल जेन्युइन है, MRP में जो हमें जो मिला हमने उसने इनको बेचा है। ठीक है, जेन्युइन पार्ट्स में आपको पता है मार्जिन बिल्कुल नहीं होता है, डुप्लीकेट पार्ट में काफ़ी मार्जिन होता है। ठीक है, ये तो ये बात रही। अब इसको इंजन को एक बार चालू करके दिखाते हैं आपको। ये आपका इंजन है आइडल। अब आप ये देखिए इंजन की फिनिशिंग देखिए, यहाँ से कहीं आपको लीकेज नहीं दिखेगी। हमने पेंट मार्कर से हर नट को बोल्ट को मार्किंग करी हुई है अपने समझने के लिए कि हमने नट को टॉर्क लगाया नहीं लगाया है, और नट अभी कभी खोले कोई तो उसको कहाँ पे जाके लॉक करे। ठीक है, और हमें भी समझ आता है जैसे ये एक प्रॉपर आपकी इंडस्ट्री में काम होता है उस तरीके से काम करा है। इंजन के हर नट हमने 10 से लेके 25 NM के बीच में इनको टॉर्क करा है, एक एक बोल्ट को, एक एक बोल्ट मतलब एक एक सारे बोल्ट, तभी इंजन में जो स्मूथनेस आती है ना वो इसी वजह से आती है, हर चीज़ बैलेंस रहती है। तो हमारा ये फाइनली वाला जो प्रोजेक्ट था काफ़ी लंबा चला और फाइनली कंप्लीट हो गया। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक आपसे मिलते हैं किसी और न्यू DIY प्रोजेक्ट में।